करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पर कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ इसको, मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूँ एक कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, कैसे यूज़ होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, तो इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि कोई भी स्टॉक परचेज करते हैं ना हम, वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर करते हैं, एक है फंडामेंटल और दूसरा है टेक्निकल। अब ये दो ऐसे एनालिसिस हैं जो जिसके बेसिस पर हम कोई भी स्टॉक मार्केट में शेयर सेल या परचेज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई घर परचेज करना है तो फंडामेंटली आप ये देखेंगे कि ये इस किसी घर में क्या करें मटेरियल कौन सा यूज़ किया हुआ है, कॉलोनी में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप्ड है, कौन सी आने वाले 5 सालों में होंगी, इसका मटेरियल कैसा है ये क्या, और घर में हवा का रुख कैसा है, क्या ये वेंटिलेशन के सबसे अच्छा है कि नहीं। और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें आप क्या देखेंगे, किसी घर में मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए लेकर आप भेज देंगे, तो उसमें देखेंगे कि घर में के जो आसपास के स्ट्रीट्स हैं वो कैसे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, माहौल कैसा है, क्या कॉलोनी में पार्क वगैरह है जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, जो आप एक या दो माह बाद सेल कर सकें। तो फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस में हो कि आपको ये ओवरऑल एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि क्या सीन है। जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं उसको हम इन्वेस्टर्स कहते हैं, मतलब कि जो लोग फंडामेंटली शेयर्स देखते हैं और उनको रिसर्च करते हैं हम उनको इन्वेस्टर्स कहते हैं। वाइलेज जो टेक्निकल एनालिसिस वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं, डे ट्रेडर्स कहते हैं जिसको हम। अब जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके लिए ये चीज़ है कि इसके लिए 3 अजम्पशंस हैं। सबसे पहले कि ये चीज़ है क्या टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्राइस और वॉल्यूम की डिमांड को देखते हैं और उसको एक प्रोजेक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे प्रोजेक्शन देते हैं, उसको हम चार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चार्ट्स में देखते हैं, चार्ट्स में उनकी डेटा पुट करते हैं। देन जो चार्ट में डिपिक्शन हो रही होती है उसको हम रीड करते हैं एंड उसके बुनियाद पर हम क्या करते हैं, अपने डिसीशंस बनाते हैं। अब चाहे चार्ट्स कितने भी डिज़ाइंड हों, कलरफुल हों, कैसे भी हों, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए हों, लेकिन उनमें एक ही बात होती है, क्या, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर ही सारे डिसीशंस होते हैं, सारी डिसीजन मेकिंग होती है। और ऑन दैट बेसिस जो ट्रेडर्स हैं वो अपने डिसीशंस करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग भी उसी बुनियाद पर होती है। तो आइए चलकर ज़्यादा देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देखते जैसे हम फंडामेंटल में देखते हैं। ये ना ही कोई बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट या और कुछ करते हैं। हम जस्ट सिंपली मार्केट वैल्यू देखते हैं, मार्केट में जो वॉल्यूम है वो देखते हैं, उनकी सप्लाई देखते हैं, जो पैटर्न्स हमें जो एनालाइज किए हैं उनको देखते हैं और उसकी मूवमेंट के हिसाब से ही हम आगे चलते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है मार्केट डिस्काउंट की, जो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब कि किसी ना किसी एक दिन तो कोई भी शेयर जो है उसकी प्राइस कम करे आएगी। और दूसरी बात ये जो नॉर्मली भी हम देखते हैं, इसको हम आगे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। दूसरी, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, मतलब कभी भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस जो है अप ही हो या हाँ लो ही हो। कभी कभी स्टॉक मार्केट जैसे ऊपर जा रही है, सेंटिमेंट्स ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ज़्यादा हैं तो मार्केट उस हिसाब से ट्रेंड करेगी। और तीसरा है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अब जो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, इसका आप हम जिंदगी हम भी हमें एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम खादी पर जाते हैं या लिवाइस पर या दूसरे जनरल स्टोर्स पर या किसी आउटलेट पर, तो अगर हम पहली मत ईद की सीज़न में आप देख लें कोई एक सूट है जो बहुत महंगा मिल रहा है, वाइल अगर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वही उसी सूट पर सेल लगी पड़ी होती है। ये क्या है, मतलब कि हर हर रोज़ उसकी डिमांड नहीं होती, आइटम की न्यू आइटम्स आते रहते हैं, न्यू स्क्रिप्ट आती रहती हैं, तो उस हिसाब से जो पुराने वाले या पिछले आइटम्स हैं उनको डाउन होना पड़ता है। ये एक रूल ऑफ नेचर समझ लें या कुछ ऐसा ही समझ लें इसके लिए। और जो दूसरी बात है, जो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग जो हम एज अ ट्रेडर देखें, वो ये है, उनका ये बिलीव है, ये स्कूल ऑफ थॉट है कि जो मार्केट अभी जो शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है ये उसकी फंडामेंटली और मार्केट इमोशन सब चीज़ मिलाकर वो शो कर रहा है कि
दैट हाउ मच स्टॉक इज़ वर्थ एट दिस मोमेंट, उसी को हम कहते हैं कि अभी मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। और उसी हिसाब से ये ट्रेडर्स कहते हैं कि ठीक है भाई, हम दूसरी सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ इसको अभी एट दिस मोमेंट देखें, क्या ये शेयर ये चीज़ें डिपेक्ट नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से वो कहते हैं मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। मतलब कि कभी प्राइस नीचे होगी, कभी प्राइस ऊपर होगी। और जो इनका ये जो सबसे बेस्ट है ना, मतलब मार्केट ट्रेडर्स हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। मतलब दिस मीन्स के एट एट सम पॉइंट द ट्रेंड इज सेट, मतलब कि एक ट्रेंड स्टेब्लिश हो गया मार्केट का, स्टॉक का, कि ये अब ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। देन इट्स मोर लाइकली टू फॉलो दिस ट्रेंड। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, अगर नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो मोस्ट टेक्निकल एनालिसिस में वो इसी को फॉलो करते हैं। हम इसमें जैसे फेरोजन्स को देख लें या सीरियल को देख लें। अब जो स्टॉक मार्केट में कोरोना वाला सीन हुआ था इंजेक्शन का, तो फेरोजन्स एट दैट एक 4-5 सीजन अपर के सेशन में चला गया और 400 को जाकर टच किया। एट दैट मोमेंट अचानक से क्या वो नेगेटिव ट्रेंड फॉलो हो गया। देन लोअर केप और बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए कि यार क्या पता हमें ये स्टॉक लेकर फंस तो नहीं गए। इससे जो नेक्स्ट है वो ये है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। बिल्कुल ही कॉमन सा एग्जांपल इसका मैं आपको ये दे दूं कि 2008 में रिसेशन आया, हमारी स्टॉक मार्केट बिल्कुल बंद हो गई, ठप हो गई। और 3 मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स हमारा स्टॉक मार्केट बंद पड़ा था। अगर हम अला के देखा जाए तो ये इसमें कोई इसका कुछ नहीं था। अमेरिका में जो रिसेशन आया उसका ओवरऑल हम पर कोई इतना खास इम्पेक्ट नहीं था। बट क्या करें, ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट है वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आता है। और जो हमारा हमारा जो सेंटीमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पर जो लोकल इन्वेस्टर्स का है वो ज़्यादा है। अगर गोरे जो हम कहते हैं सेल कर रहे हैं तो लोकल इन्वेस्टर्स भी क्या करते हैं कि सेलिंग की तरफ चले जाते हैं और मार्केट पर प्रेशर आ जाता है और हम लोग भी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो बिल्कुल सीन ऑन होता है, सीन चल रहा होता है ऐसा कि हिस्ट्री रिपीट्स सेल्फ। 2017 में भी यही हुआ था। 2017 के अगर आप प्राइसेस देख लें तो वो ऑल टाइम हाई थे ना, पीएसएमसी हो गए, फिरोजन्स, हिनो, सब के सब स्टॉक्स। हैस्कोल का जो अभी बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, वो ये स्कॉल किसी ज़माने में 200 रुपीज़ पर शेयर पर ट्रेड कर रहा था। अभी क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि एस्कोल जैसा शेयर 15 रुपये 16 रुपये पे बिल्कुल रेंज बाउंड लगा पड़ा है। और लोकल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स हैं उसको लेकर फंसे हुए हैं। एक और मैं एडवाइस दे दूं यहाँ पर, छोटी सी वीडियो से थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, लेकिन हमेशा उस स्टॉक से भागें जो आपको क्या कर रहा है, मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। जैसे हेस्कोल हो गया, यूनिटी हो गया, ये शेयर्स तब ट्रेंड कर रहे होते हैं जब जो म्यूचुअल फंड्स हो गए या बिग प्लेयर्स हो गए वो कई दिनों पहले परचेज कर रहे करे अब डंप कर रहे होते हैं, मतलब अब सेल कर रहे होते हैं। जो आम इंडिविजुअल्स हैं, लोकल इन्वेस्ट लोग, आम लोग हैं, वो उनमें आते हैं और वो तब एंट्री ले रहे होते हैं जब वो बिग प्लेयर्स से एग्जिट हो रहे होते हैं। और हम लेकर वो शेयर्स वो फंस जाते हैं। फिर कहते रहते हैं यार हम स्टॉक मार्केट में नुकसान हो रहा है, स्टॉक मार्केट में ये हो रहा है, इसमें तो पैसे बंदे के डूब ही जाते हैं, मिलते ही नहीं। ये इसलिए होता है कि हम ब्लाइंड ही लोगों को फॉलो करते हैं, कोई आइडिया ही नहीं होता खुद को, कोई रिसर्च ही नहीं की होती, बस ऐसे ही करके चीज़ों को ले चलते हैं। तो इसी वजह से ये हमें नुकसान झेलना पड़ता है, जो कि बहुत ही कभी कभी ज़्यादा होता है और उससे वापस रिकवरी नामुमकिन होती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा चीज़ें बेहतर ही होंगी। ये सिर्फ इसलिए नहीं, पेशेंस की बात पूरी अपनी लाइफ में भी बंदे को कर देनी चाहिए, अमल इस पर करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ हालात बुरे ही हों। कि वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद रोशनी भी आएगी, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो हमेशा पॉजिटिव रहा करें, कोशिश किया करें कि ब्लाइंडली लोगों को फॉलो ना करें। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एट लीस्ट आपको ये करना चाहिए कि sctrade.com पर जाकर उसके जो लास्ट 52 वीक्स का वॉल्यूम है वो देख लें कि भाई 52 किस वीक की किस रेंज में अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या इसका डेट है, क्या है। कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को तो आगे चलाते हैं। और जो ये चीज़ है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में फ़र्क क्या है आपको पता होना चाहिए। एक नॉर्मल चीज़ें जो आप आगे चल के सीख रहे हैं उसके उसके बेसिस पर आपको एटलीस्ट इतना तो पता हो कि फंडामेंटल में क्या मैं फंडामेंटल स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहूँ या मैं डेली ट्रेडर्स को करना चाहूँ। मेरा ये आइडिया है कि अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं स्टॉक मार्केट में तो काइंडली फॉलो फंडामेंटल्स मोर, और ऐसे ही लोगों की बातों में ना आए, खुद ही कुछ
इंटरनेट पर रिसर्च वगैरह करके उसके बाद ही आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। अभी जो ये टेक्निकल और फंडामेंटल, ये दोनों डिफरेंट टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो प्राइस मूवमेंट देखता है सिक्योरिटी की, और डेटा देखकर प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर की। वाइल जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो क्या करता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को, जैसे हम जिसको हम फंडामेंटल्स कह रहे हैं, उसको देखता है, और उसी के बुनियाद पर आगे चलकर उनको क्या करता है, मार्केट डिप्ट किसी भी मार्केट के शेयर में इन्वेस्टमेंट का आपको कॉल देता है। तो आइए चलकर देखते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या हैं? पहले हैं चार्ट्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर आपको बताना चाहूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच है वो सिक्योरिटी के हिसाब से वो ये है कि वो ये है कि जो टेक्निकल एनालिसिस होगा ना वो चार्ट्स के थ्रू होगा। मतलब कि वो चार्ट्स देखेगा, आपको चार्ट्स के थ्रू ये आपको बताएगा कि ये चार्ट अब ये क्या बता रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वाइल जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी कैसी? बैलेंस शीट हो गई। जैसे बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। अब एसेट्स और लायबिलिटी ये है, एसेट्स मतलब कि आपके पास अपने पैसे कितने पड़े हैं, कंपनी के पास अपना सामान कितना है। या जैसे कि आप घर हो गया, आप घर का एक सिंपल सा मिसाल ले लें। आप किसी घर में रहते हैं, अब उस घर में जो आपका सामान अपना है वो आपके एसेट्स हैं। अलमारी हो गई, फ्रिज हो गई, एसी हो गया, ये सब आपके अपने पैसे हैं। आपको इससे कुछ अपना मिलेगा, ये आपके पास अपने। और आपने कोई चीज़ उधार पे लेके रखी हुई है जो इसका आप रेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें हो गई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप रेंट देकर आपने कुछ टाइम के लिए अपने पास रखा हुआ है, वो आपके ऊपर लायबिलिटी है। जितने दिन आपके पास होगा आपको उसका किराया देना पड़ेगा, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो दैट्स अ लायबिलिटी। बैलेंस शीट में ये चीज़ें होती हैं और ये आपको बता रही होती है। जो स्टॉक और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये होता है कि जैसे आप इसको एक मंथ की सैलरी कह दें, आपको एक मंथ की सैलरी जो हो गई वो आपका रेवेन्यू हो गया। अब एक्सपेंसेस क्या है? घर के एक्सपेंसेस हो गए, चूल्हे के एक्सपेंसेस हो गए, किचन के। उसके बाद आपको जो पैसे बचते हैं उस पर बच्चों की ट्यूशन की फीस हो गई, गाड़ी का किराया हो गया, गाड़ी का पेट्रोल हो गया। ये सारी चीज़ें उसमें एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। उसके बाद जो आपके पास पैसे बच गए वो आपका प्रॉफिट हो गया। एज अ कंपनी आपका प्रॉफिट हो गया, या आप अपने घर की बात करें तो वो आपकी सेविंग्स हो जाती हैं। फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में ये गया। और उसके बाद दूसरी होती है सोशी और कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो में ये होता है कि आपको जो होना, ये तीन चीज़ों का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कैश फ्लो में। कैसे? जैसे कि अब आप देखें कि कैश फ्लो में तीन चीज़ें होती है ना, एक फाइनेंशियल ऑपरेशनल और दूसरा इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में ये होता है कि जो कंपनी आप क्या करते हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉन्ड्स हो गया, या कोई कर्जा हो गया, उनके किसी को दिया हुआ है, उन पर जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। इन्वेस्टिंग में मतलब कंपनी ने कोई न्यू प्लांट लगा दिया, या कहीं पर किसी के 3 मंथ्स के बॉन्ड परचेज कर लिए, किसी की दूसरी कंपनी के शेयर्स देख लिए, डिविडेंड देख दिया, ऐसी चीज़ों के में इन्वेस्ट करती हैं। या ऑपरेशनल हो गया, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जैसी किसी भी कंपनी की आप ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ अगर नेगेटिव में तो उनको अवॉइड किया करें। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बेसिक मतलब जो कंपनी का अपना काम है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ उसको कहते हैं। जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई बिस्किट्स बना रही है, एफएमसीजी में हो गई। अब वो कंपनी जब बिस्किट बना रही है और आपको उसमें को बिस्किट बनाने में ही नुकसान हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उसको नुकसान हो रहा है, तो वो कंपनी आपको क्या बेनिफिट देगी, क्या प्रॉफिट देगी? अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन ऑपरेशनल एक्टिविटी कंपनी की नेगेटिव है, दैट्स रियली बैड थिंग। और आप कोशिश करें, अगर किसी कंपनी की लास्ट 3 to 5 years की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ नेगेटिव में, और आप फंडामेंटल एनालिसिस वाले हैं, मतलब कि इन्वेस्टर्स हैं, तो उस कंपनी को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें आपको नुकसान ही होगा ज़्यादातर, और फ़ायदा नहीं होगा। और जो अगर हम ट्रेडर्स की बात पे आए, टेक्निकल एनालिसिस की बात पे आए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि देयर इज़ नो रीज़न कि कोई भी हम स्टॉक को इतना एनालिसिस करें, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, आपको टाइम दरकार होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं लग रही जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए आपको
अच्छा खासा प्रॉपर टाइम चाहिए, फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि यार इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आपको ये चीज़ें फंड वाइले जो टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं ये नहीं यार ये इतना टाइम नहीं हो सकता हमसे। हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए स्टॉक की वो चार्ट्स में अवेलेबल होती है, वो उसको ट्रू डिपिक्ट कर रही होती है, जो उनका वैल्यू है, जो उनके सेंटीमेंट्स है, उसी से हम ये सारी चीज़ डेटा अपने फैसले कर सकते हैं। मेन डिफरेंस एक पहला तो ये हो गया इनमें ना। अब जो दूसरा है वो टाइम हॉरिजॉन, नंबर सेकंड टाइम हॉरिजॉन। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको एक लॉन्ग लॉन्ग अप्रोच है। फॉर एग्जांपल आपको 4 से 5 साल तक के लिए आप एक देख सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस। अब जैसे वॉरेन बफेट हो गया, आप देख लें उसको उसको अपनी वेल्थ बनाने में ऑलमोस्ट उसकी सारी जिंदगी लग गई। 70 साल में के बाद उसका जो है ना प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रोथ कर रहा है। अदरवाइज इसका जो है वो ट्रेडिंग का जो बेनिफिट या प्रॉफिट है इतना हाई नहीं था। ही वॉज 11 year old व्हेन ही स्टार्टेड ट्रेडिंग। तो अभी इसकी 82 के करीब उम्र है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम का वो इशू है। टाइम वो मतलब पेशेंस इज द की इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपके यहाँ पेशेंस है तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। टाइम हॉरिजन का बहुत है। जो फंडामेंटलिस्ट हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं टाइम नेचर जो है वो स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा है। इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर अ कंपनीज वैल्यू टू बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट। सो फंडामेंटल एनालिसिस वाले जो हैं वो इंटरेस्टिंग वैल्यू के लिए देखते हैं और उनका गेन जो है रियलाइज इतना जल्दी नहीं होता इसमें इन्वेस्टिंग में। हाउएवर जितना जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब इतना टाइम नहीं लेना चाहिए मार्केट करेक्शन में इसमें। वो बिल्कुल कहते हैं कि स्टॉक स्टॉक का जो ट्रेडिंग का टाइम है वो यहाँ हम पिछले 3 माह के चार्ट्स देकर, 5 माह के चार्ट्स देकर, 1 ईयर के चार्ट देकर हम वो डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे MSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गए 14 डेज, 30 डेज, ऐसे ही करके हम जो है मार्केट में स्टॉक की डेटा या स्टॉक का कॉल बाय सेलिंग की जल्दी में डिपिक्ट कर सकते हैं। और इतना टाइम कौन बर्बाद करे अपना किसी चीज़ के लिए। अब जो तीसरा डिफरेंस है वो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग सॉरी। ये जो मतलब कि एक जैसे मैंने टाइम होराइजन का बताया, उसके बाद जो ट्रेडिंग है वो इन ट्रेडर्स के लिए छोटा, मतलब 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन की कॉल होती है इनमें। वो कहते हैं कि जल्दी से अपने गोल सेट करें और जल्दी से अमीर हो जाएं। और क्योंकि वो बाय और सेल जो स्टॉक है ट्रेडर्स का वो यूजुअली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, वाइलेस जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे मैंने आपको एक हाउस का एग्जांपल दिया, उस हाउस में आप देखें अगर, तो उस हाउस का जो इन्वेस्टर्स था वो देख रहा था ऑलमोस्ट, वो कितने दिन के लिए देख रहा था, 5 साल 4 साल के लिए कि इन द कमिंग ईयर्स उस घर का वैल्यू क्या होगा। वाइलेज जो इन्वेस्टर था, जो ट्रेडर था, वो क्या देख रहा था, क्या इस गली में स्ट्रीट लाइट्स हैं और ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, पानी कैसा है, घर के जो करीब घर हैं उनका वैल्यू क्या है, वो देख रहा था। तो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाले वो के ट्रेड करते हैं, जब बहुत जल्दी में आओ जल्दी में पाओ वाला सिस्टम है। वाइल अदर जो ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि वो सॉरी इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर अभी स्टॉक नहीं चल रहा तो नो इशू, कोई मसला नहीं, इसका जो फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का जो प्रॉस्पेक्ट है, कंपनी की जो मतलब मेन बिजनेस है वो आगे चलकर काम आएगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देख लें, इलेक्ट्रिक कार हो गई, टेस्ला 2012 में कोई परचेज करने को तैयार नहीं था। दो अभी 6 साल में टेस्ला ने टोयोटा करोला को मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा हो गया। इमेजाइन कि अगर 2012 में आप क्या अंदाजा 6 साल का लगा सकते हैं, विद इन 6 ईयर उसका स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट कर गया। मतलब कि पहले 40 से 50 45 डॉलर पर था, अभी ये 1000 के करीब टच कर रहा है। देख लें विद इन 6 ईयर आपको कितना फायदा हो गया। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अप्रोच लॉन्ग टर्म होती है, वाले जो ये जो हैं स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब ये जो क्या हो सकता है, क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं का अब ये काम आता है। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। क्या कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे कि अभी उनको पता चलता है कि भाई नेक्स्ट ईयर में किसी भी कंपनी का स्टॉक की ट्रेडिंग होने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने वाली हैं, तो कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं
वो क्या करते हैं, और उनको लगता है कि इस सीज़न में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकी हैं, गाड़ियाँ कम बिकी हैं, तो या तो वो इधर शॉर्ट सेल कर देंगे या वो रेगुलर में ट्रेड कर देंगे, तो ऐसे भी वो कमा सकते हैं पैसे। ये बिल्कुल दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी इशू इन दैट। अब जो आगे बात करते हैं हम, वो एक कैंडलस्टिक चार्ट्स की, जो कि हमें एक टेक्निकल एनालिसिस का पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट्स जापान में ओरिजिनेट हुए, जिनको मोर देन 150 ईयर्स हो गए हैं, क्योंकि ये बार चार्ट और बार पॉइंट यहाँ आप देख लें फिगर चार्ट्स में ही होते हैं। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, और जो आगे चलकर मैं आपको बार चार्ट भी बता दूंगा। ये डिफरेंट जो कंपनीज हैं, ये डिफरेंट जो जिनको बिलीव करे यहाँ जिन पर ट्रेड करना चाहे, ये मैंने जैसे आपको ये बताया हुआ है ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन के बारे में, आप ये स्टॉक पर भी देख सकते हैं। ये जापान में हुआ था, जापानीज नेम था हुमा, जिसने ये डिस्कवर किया था। उसने क्या किया था, सप्लाई और डिमांड का लिंक देखा था, जो मैंने पहले ही आपको बताया, सप्लाई और डिमांड का। उसका किसका राइस की मार्केट में सप्लाई और डिमांड का था, जो कि जिसको और जिसमें उसने ये बताया कि जो लोग हैं वो इमोशंस के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें जो आप देखें कैंडलस्टिक चार्ट, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये रेड है, ये जो है वो रेड है। मैं अगर आपको दिखा दूं तो इस तरह पेन से, हाँ लेजर पॉइंट, ये देखें, ये जो है वो बियरिश मार्केट मतलब रेड, और ये जो ग्रीन है ये बुलिश मार्केट। इसमें मार्केट में इसकी जो प्राइस है ये देखें, ये इनकी दोनों की रेंज है। ये लो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा लो इतनी हो सकती है और हाई इतनी हो सकती है ना, ये जो हम कहते हैं अपर केप एंड लोअर लॉक, ये दोनों की हो गई। और इसमें अब देखें ये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, रेड में जो ओपनिंग प्राइस है वो ये है, और क्लोजिंग प्राइस ये हो गई। मतलब कि स्टॉक जो कल की ओपनिंग प्राइस थी ये वाली, उससे स्टॉक आज जो हुआ है वो उससे कम पे ओपन हुआ है, दैट्स इट। और जो वाइल इज अदर इनमें जो है ग्रीन में है, जो मतलब जो स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसमें क्लोजिंग प्राइस ये है और ओपनिंग प्राइस ये है। आगे चलते हैं, कैंडलस्टिक और बार चार्ट में आपको मैं डिफरेंस बता दूं। और ये जो कैंडलस्टिक और बार चार्ट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें देयर इज़ नो एनी सच फास्ट एंड हार्ड रूल, आप वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैंडल में इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ओवरऑल वो सेम ही होती है, उसमें इन्फॉर्मेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि आप इन दोनों चार्ट में देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सेम है। अगर आपकी ये जो होती है ये ट्रेंड लाइन होती है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये निकाल कर उसी के बुनियाद पर एज ए रेफरेंस लाइन, उसके उसी के बुनियाद पर हम मूवमेंट देखते हैं स्टॉक मार्केट की। अब कैंडलस्टिक चार्ट्स के कितने डिफरेंट ऑलमोस्ट 21 या 22 चार्ट्स हैं कैंडलस्टिक चार्ट के, लेकिन हम स्टार्टिंग में बेसिक पर बात करते हैं, बेसिक से आगे ही लेकर चलेंगे, और उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से। ये पहला जो है वो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। इसमें क्या है कि देखें, ये जो स्टॉक है पहले ही ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, मतलब इसकी प्राइस अप जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो है सेलर्स, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें डिसिसिव पॉइंट बताती है कि अब क्या कर रहे हैं जो सेलर्स हैं, वो दे हैव टेकन कंट्रोल। अब जो ये देखें, अब इसके बाद ये रेड बॉडी आ रही है, मतलब ये रेड बॉडी ने इस पूरे ग्रीन बॉडी को खा लिया हुआ है। ये देखें, ये सारी की सारी ग्रीन बॉडी इस रेड बॉडी के अंदर आ रही है। मतलब इसका ये है कि सेलर्स जो हैं अब बैक इन कंट्रोल हैं स्टॉक के, मतलब वो इस स्टॉक को नीचे लेकर जाएंगे, ना कि ये स्टॉक आगे जाएगा। और मतलब अब इसकी जो शेयर की प्राइस है वो कम ही होगी, ना कि हाई होगी। इसको पैटर्न को हम करते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब जो है नेक्स्ट है वो है बुलिश। अब बुलिश बिल्कुल ही इसके रिवर्सल में, बुलिश को हम ऐसे कह सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, जब स्टॉक में इसमें किसी भी मार्केट का जो ये ट्रेड है वो इतना कम हो गया है कि अब जो बायर्स हैं वो उन लोगों ने दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ इट। अब बायर्स के हाथ में है मार्केट को मूव करना और स्टॉक्स को मूव करना। अब इससे क्या होगा, ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा। इसकी प्राइस के देख लें आप, ये 3 रेड के बाद इसके ये जो ग्रीन वाला है, अब मतलब कि इसकी जो नेक्स्ट प्राइस इंडिकेटिव है या इंडिकेशन है, दैट इट इज नाउ देयर आर मोर बायर्स देन द सेलर्स, और इसका प्राइस अप जाएगी। अब जो नेक्स्ट है वो है बियरिश इवनिंग स्टार। बियरिश इवनिंग स्टार का ये है, सॉरी बियरिश इवनिंग स्टार नहीं, बियरिश हरामी, सॉरी, इसमें कुछ ये ट्रेड अभी आपको ये समझ वाला नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक वगैरह यूज़ होती है उसमें।
तो अभी इसको हम देखते हैं। बियरिश हरामी। बियरिश हरामी इज अ स्मॉल रियल बॉडी, मतलब ये देखें, अब ये जो बॉडी है, ये स्मॉल बॉडी ये शो कर रही है कि दिस इज नॉट मच एक्ट ऑन, बट इट कुड बी अ वन टू वॉच। मतलब द पैटर्न शोज इंडिसेशन पार्ट ऑफ द बायर्स, मतलब बायर्स अभी सर्टेन नहीं है, बायर्स को अभी अनसर्टेनिटी है कि क्या ये स्टॉक अब आगे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो इस कैंडल ये शो करती है कि अब बायर्स इंडिसिसिव हैं, उनके पास कोई समझ नहीं आ रहा उनको कि क्या करना चाहिए। तो इट्स बेटर टू स्किप एट दिस पॉइंट। जब ये आ जाए तो आपको अब सेल कर देना चाहिए स्टॉक। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट ट्रेंड है प्राइस का वो डाउन होगा और स्टॉक्स नीचे ही जाएंगे। और जो बुलिश हरामी है, हरामी उसका ये ट्रेंड है कि अब सेलर्स इंडिसिसिव हैं, सेलर्स के पास डेटा नहीं, सेलर्स को पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। दे विल डू इज के वो इस स्टॉक को अब सेलर्स सेल भी नहीं करेंगे, दे विल वेट, और बायर्स टेक इन, बायर्स क्या करेंगे, इस स्टॉक को परचेज करने में कामयाब हो जाएंगे और परचेज करने में स्टार्ट कर देंगे। एंड ये स्टॉक की अब क्या होगी, प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी एंड दे विल बी मोर इन अ चार्ज। तो आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट में हम ट्रेड ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। जो भी चीज़ आप परचेज करें या सेल करें, तो उससे सबसे बेस्ट आइडिया ये कि आप उसमें पहले उस पर रिसर्च कर लें, देख लें। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नहीं है। जी हाँ, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इसको अभी अवॉइड करें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत रिस्की होता है। ये वो लोग करते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं ना ट्रेडर्स, वो करते हैं, जो कि उनको बहुत ही महारत हासिल होती है इस सब्जेक्ट पर। हम जैसे आम लोग इसको ना करें तो ही बेहतर है। आई होप ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमेंट वगैरह है तो वो प्लीज़ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हाँ, एक बात ये कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं फ्रेंड्स के अब ये चार्ट्स हम कहाँ पर देखें या कौन सी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, वो भी हमें गाइड कर दें। तो भाई जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एप्लीकेशंस, वो एक तो ये है इन्वेस्टिफाई। ये इन्वेस्टिफाई या इन्वेस्टिंग.com, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको फुली डेटा हर किसी स्टॉक का मिल जाता है। और जो SEC-Trade.com की एक वो एप्लीकेशन है, वो भी बहुत ही अच्छी है। उसमें आपको ये पता चल रहा है कि 52 में कितना स्टॉक हाई, 52 के कितने लो के करीब है, और इस स्टॉक का बीटा क्या है, कितना डिविडेंड दिया हुआ था, कितना डेट रेशियो है। ये आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको सारे का सारा डेटा आपको मिल जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप लैपटॉप के करीब हों, हर वक्त आप लैपटॉप के साथ तेज हों तो ही आपको ये चीज़ें पता चले, नहीं। अब स्मार्टफोन तो आपके पास होगा ही, हर किसी के पास है, तो स्मार्टफोन का यूज़ करें, ये आप देखा करें आपको, और कोशिश किया करें वही स्टॉक परचेज करें जो 52 वीक के ज़्यादा लो भी ना हो और ज़्यादा दूर भी ना हो। क्यों? क्योंकि वही स्टॉक्स होंगे जो आपको कुछ पैसे बचा कर देंगे, या आप शॉर्ट टर्म में उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट का अर्निंग कर सकते हैं। ये जनरल आइडियाज़ हैं मेरे, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप भी इनको देखें। और टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप न्यू इंडिविजुअल्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, या स्टॉक मार्केट में न्यू आए हुए हैं, तो मत जाएं। मेरा ये अपना को एक अच्छा मशवरा होगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अभी आपको समझ नहीं आएगा इतना जल्दी आसानी से, और आप अपने पैसे खो बैठेंगे। टेक्निकल एनालिसिस बहुत टाइम क्या होता है, शॉर्ट टर्म सेलर्स जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, या जो ऐसे लोग जो हर वक्त लैपटॉप के स्क्रीन के सामने होते हैं, जिनको बहुत वास्ट तरीके का तजुर्बा होता है, वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों में बिल्कुल लगे रहते हैं। उनको पता होता है कि क्या प्राइस मूवमेंट होगी, क्या, और वो और दूसरी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और उनमें देखते हैं। ये जो बहुत सारे लोग ऐसे ही बस क्या कहते हैं, फेसबुक पर या किसी ग्रुप में पिक्स शेयर कर देते हैं कि भाई मॉर्निंग स्टार बन गया है, अभी डोजी स्टार बन गया है, अभी ये अभी वो, और अभी स्टॉक मार्केट प्राइस ऐसे मूव करेगी वैसे मूव करेगी। उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है उनके पीछे, लाइक 5 to 10 years मिनिमम उनका एक्सपीरियंस होता है। आफ्टर दैट दे कैन प्रिडिक्ट द प्राइस, अदरवाइज जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो कभी नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक तो मेरी यही एडवाइस होगी। अगर आप दूसरी कोई क्वेश्चन हैं आपको तो वो देख लें। मैं तो ये एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ कि
कौन से इन्वेस्टिफाई हो गई, MSCI 14 देख रहे हैं, 14 देख लें, मूविंग एवरेज देख लें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत बड़े डिजास्टर से बचने के लिए। तो ये अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम ब्लंडर्स अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फो चाहिए तो आप बता दें। दूसरी बात जो आम लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कंपनी डिविडेंड कब अनाउंस करेगी या कब शेयर ये मिलेगा। तो भाई आप कंपनीज की क्या करें, PSX की वेबसाइट पर जाएं, उन पर देखें कि इस कंपनी ने लास्ट एंडिंग पीरियड क्या था या थर्ड क्वार्टर कौन से में किया। फॉर एग्जाम्पल अगर जुलाई में किया है तो भाई अगर नेक्स्ट सितंबर में होगा ना उनका क्वार्टर एंड, तो इसी वजह से आप ये इनकी पर क्वार्टर देख लीजिए कि कब एंड हो रहा है। ऐसे अगर आप करते रहेंगे, हर चीज़ दूसरों से पूछेंगे तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकेंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। अपने आप में एक रीडिंग स्किल्स लाएं, अपने आप में एक तजुर्बा हो आपको इतना कि को जो बेसिक सी चीज़ें वो तो आपको आनी चाहिए। आपका ये अपना कैपिटल है। हाउ कैन वन कैन बी दिस मच स्टूपिड टू बिलीव समवन लाइक दैट। तो भाई मैं तो ऐसा नहीं करता। मुझे अगर कोई स्टॉक अच्छा भी लगता है तो भी मैं कम से कम उस पर 10 से 12 घंटे अपना टाइम देता हूँ, उसके बाद ही परचेज का देखता हूँ कि हाँ भाई परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं अपना नंबर ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में दे देता हूँ, आप वो देख लें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। मैं ज़्यादातर तो रिप्लाई कर देता हूँ इंस्टेंटली, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन रहता हूँ और दूसरे काम भी होते हैं मुझे ऑनलाइन अर्निंग के, तो मैं उस हिसाब से भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या व्हाट्सअप कर दें, दोनों पर ही मैं आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई दे दूंगा। आई गेस ये आज कुछ ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन लेक्चर ये लंबा होना भी चाहिए था क्योंकि बात ये सी थी, न्यू टॉपिक था। और अब नेक्स्ट टॉपिक IPO पर बना देंगे कि IPO कैसे होता है, कंपनीज IPO क्यों करती है। अभी एक IPO आ भी रहा है ना उसका मीट वालों का, जिसका AKD ब्रोकरेज हाउस बना है, उस पर भी हम एक वीडियो बना लेंगे कि आप बंदे को आइडिया हो जाए नॉर्मली। जनरली देखा जाए तो IPO 5 to 10% दे देता है ना स्टार्टिंग में, 5% आपको मिल जाएगा, तो यहाँ 10% तक भी प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि मार्केट में नया नया आया हुआ होता है। तो इट्स अ गुड थिंग IPO कंपनीज कर रही हैं, मतलब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों का तासुर स्टॉक मार्केट में आएगा, न्याय आएगा, ट्रस्ट एक किस्म का बढ़ रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग। चलो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।